नमस्कार। चर्चा द ट्रुथ के इस ताज़ा अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच के सफ़र की शुरुआत और तलाश में आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए पहले इनका स्वागत करते हैं और उनसे आपका परिचय भी करवा देते हैं। हमारे साथ हरबंस सिंह जी हैं, पूर्व पत्रकार और लेखक भी हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास को लेकर इनकी 2 किताबें छप चुकी हैं और तीसरी अंडर प्रोसेस है। जल्द ही इसका इनॉग्रेशन होने वाला है और वो भी दर्शकों के लिए और रीडर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगी। सबसे पहले हरबंस जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपकी तीसरी किताब के लिए। धन्यवाद। और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इसमें आपने 1975 से लेकर 2021 तक का जो है जिक्र किया है। तीसरा जो है जो वॉल्यूम जो है वो 1975 से लेकर 2021 तक। जी, तो जाहिर सी बात है इस किताब में जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत सारे खुलासे होंगे। कुछ ऐसा ही खुलासा होगा जैसे सतपाल मलिक साहब ने किया है करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में? नहीं, मेरा जो है वो खुलासों वाला पुस्तक नहीं होगी, विश्लेषण होगा कि जैसे जैसे घटनाएं वहाँ घटती रही हैं। 1975 इसलिए चुना गया कि 1975 में शेख अब्दुल्ला जो है उनकी वापसी हुई थी। उनका इंदिरा गांधी के साथ एक इकरारनामा हुआ था जिसके तहत जो है वो वापस मुख्यमंत्री जो है वहाँ बनाए गए। पहले जब छोड़ा था तब वो छोड़ा था क्या, जब हटाए गए थे वो तो वे प्रधानमंत्री थे। लेकिन इस बीच जो बदलाव आए, जो मैंने दूसरे वॉल्यूम में जिक्र किया हुआ उनका, उसके बाद जब वापस आए तो वो एक मुख्यमंत्री के रूप में आए। उस घटना का जो है वो क्या प्रभाव पड़ा जी। और कैसे कैसे जो है एक चेन रिएक्शन जो है ना वो होता चला जाता है यदि आप उसको संभालते नहीं। इस सिलसिले में मुझे एक बड़े अनाम से शायर का शेर याद आता है। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। धीरे धीरे चीजें पनपती हैं। कभी भी कोई ऐतिहासिक दुर्घटना जो है वो अचानक नहीं घटती कि कल कोई बात हुई और आज जो है उसका परिणाम सामने आ गया। ये पनप रही होती है जी, अंकुरित हो रही होती है, बड़ा लंबा समय लगता है उसको। और जब हम आगे निकल जाते हैं तो फिर पीछे मुड़ के देखें तो वो फिर नजर आता है कि कहाँ गलती हुई, कहाँ क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया गया। ये एक प्रयास है। इस कहीं ना कहीं मुझे आपकी बातों से सतपाल मलिक की बात बार बार जो है रिलेट हो पा रही है। वो भी कह रहे थे कि गलती थी, हमारी गलती थी और सीआरपीएफ की तरफ से मांगा गया था एयरक्राफ्ट्स, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से एयरक्राफ्ट्स नहीं दिए गए और जिस वजह से पुलवामा जैसा जो है एक बड़ा हमला हुआ और हमने अपने जो बेशकीमती जवान थे उनकी जानें चली गई। इस दौरान एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सतपाल मलिक साहब ने यहाँ पर खड़ी की है और मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन यूट्यूब पे इसको लाखों बार देखा गया है और देखा जा भी रहा है। आप क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने पूरा जो है विश्लेषण किया है अपनी किताब में, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि मेरी ऑब्जर्वेशन से हटकर आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन इस इंटरव्यू के बारे में क्या है? इस इंटरव्यू में सिवाय एक बात के बाकी सभी तथ्यों का लगभग हमें पता था। पता नहीं था तो कम से कम जो है एक शंका जरूर थी कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा करते तो रुक सकता था। जिस बात का नहीं पता था वो ये था कि सीआरपीएफ ने एयरक्राफ्ट मांगे थे। यह एक ऐसा ये नया तथ्य है मेरे लिए भी कि सीआरपीएफ ने वो मांगे थे और ये इन्होंने नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, या मांगे भी थे या नहीं मांगे थे, सीआरपीएफ या होम मिनिस्ट्री जो है उसकी तरफ से कोई बयान आना चाहिए। अभी तक उन्होंने नहीं किया जी। और आप भी पत्रकार हैं और पत्रकारिता का एक बड़ा सीधा सा सिद्धांत है कि यदि आप खंडन नहीं करते तो आप उसकी सत्यता को स्वीकारते हो। तो हम मान के चलेंगे फिर कि जो है सीआरपीएफ ने हवाई जहाज मांगे थे और वो नहीं दिए। अब यह कहना अनुचित होगा, ये सत्यपाल मलिक ने भी नहीं कहा कि इसके पीछे कोई साजिश थी। हालांकि कुछ लोग जो है इशारों में ये भी कहते हैं कि ये कोई साजिश का शिकार था। ज़्यादा संभावना इस बात की है, जो सत्यपाल मलिक ने भी अपने इंटरव्यू में कही, कि यह जब दुर्घटना घट गई, किस वजह से घटी वो जो है ना हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन जब घट गई तो वो जिस
रुख की तरफ चल रही थी, जिस दिशा की तरफ उसका परिणाम जा रहा था, वो उस समय जो है सरकार को सूट करता था, क्योंकि सभी का इशारा जो है वो पाकिस्तान की तरफ था। सत्यपाल मलिक ने भी कहा है कि इतना अधिक 300 किलो विस्फोटक जो है वो यहाँ आया जी, तो वो पाकिस्तान की एजेंसीज की मदद के बगैर जो है वो नहीं आ सकता था। यह बात मैं भी मानता हूँ जी। दूसरी बात जिस पर उन्होंने शंका जताई है और जो बहुत गंभीर बात है कि पिछले कुछ दिनों से, दुर्घटना के कुछ दिन पहले तक जो है वो कार जो है जिसमें वो विस्फोटक थे जी। वो वहां घूम रही थी। यह एक बहुत गंभीर आरोप है। इससे भी अधिक गंभीर आरोप यह है कि पुलवामा के जिस क्षेत्र से यह गुजर रही थी कॉन्वॉय, उसमें 7-8 जगह जो है वो लिंक रोड जो है मेन हाईवे से आगे मिलती हैं। लिंक रोड जहां मिलती हैं उनको सिक्योर नहीं किया गया। अब इसे जो है आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये हो गया जी, गलती से हो गया जी। यहां पर शंका उठती है कि भाई ये तो बदनीयती है, बदनीयती से जो है ये दुर्घटना जो है यह घटी है। यानी आप सतपाल मलिक से भी एक कदम आगे बढ़कर ये कह रहे हैं कि शायद जो है ये प्लॉटिंग थी, एक साजिश। ये भी संभव है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। बल्कि मैं जो है, जैसे मैंने उस शेर में कहा कि जो है ना, हादसा एक दिन में नहीं घटता, अचानक से नहीं होता, वक्त बड़े लंबे समय से उसकी परवरिश करता है। मैं आपको वापस जो है ना 20 जनवरी 1990 को ले चलता हूँ, जिस दिन जो है वो पूरा का पूरा कश्मीर जो है उस रात वो बगावत में खड़ा हो गया। और हुआ क्या, जो तहकीकात करने की चीज़ है लेकिन जिसकी तहकीकात नहीं की गई, वो ये है कि एक साथ पूरी घाटी में सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर जो है जिहादी गाने गाए जाने लगे और जो है लोगों से आग्रह किया जाने लगा कि आप जो है बगावत का झंडा उठा लो। पंडितों को जो है उनको जो है धमकियां दी जाने लगी जी। सब जगह एक साथ। एक आध जगह कहीं हो तो आदमी समझता है कि ये हो गया जी। सब जगह होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो एक साजिश थी जी। अव्वल तो उसी समय जो है ना एक हाई पावर्ड कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो बैठनी चाहिए थी कि ये इतना बड़ा फेलियर जो है इंटेलिजेंस का कैसे और क्यों हुआ। उनको पता नहीं चला जी कि ये घटने वाला है, और अगर पता चला तो सरकार ने क्या किया, और अगर नहीं पता चला तो उस नालायकी का जिम्मेवार कौन है जी। उसके बाद मैं थोड़ा और आगे चलता हूं। पार्लियामेंट में हमला होता है जी। लाल किले पर हमला होता है। 2008 में मुंबई पर इतना बड़ा हमला होता है जी। आज तक हमें नहीं पता कि भाई इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं उनमें से किसी को कभी जिम्मेवार ठहराया गया या नहीं ठहराया गया। 1963 में प्रेसिडेंट कैनेडी की हत्या हुई थी। उस हत्या की परतें सुलझाने में लोग आज भी वहां लगे हुए हैं। आज भी बेहिसाब किताबें लिखी गई हैं, कई कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज वहां बैठ चुकी हैं, अदालतों में मामला कई बार जा चुका है ये तय करने के लिए कि क्या वो कॉन्स्पिरेसी थी, क्या सही आदमी को जो है ना पकड़ा था और उसकी फिर हत्या हो गई, या कि वो भी कोई बड़ी साजिश थी। डेमोक्रेसी में तो अकाउंटेबिलिटी जहां होती है वहां ये होता है। लेकिन यही तो सवाल है कि वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर जो है वो सवाल उठा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वो सेफली कह सकते हैं कि उन्हें जो है चुप रहने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। ये बहुत ही गंभीर है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जिस दिशा में घटनाक्रम जा रहा था तो वो इनको समझ में आ गया था कि उससे जो है राजनीतिक लाभ मिलेगा, क्योंकि गुस्सा सारा जो है जनता का वो पाकिस्तान पे जा रहा था, और पाकिस्तान पे भी नहीं जा रहा, गुस्सा वो मुसलमानों पर जा रहा है अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए।
इसीलिए पोलराइजेशन जो है वो जरूरी था इनके लिए कि पोलराइजेशन हो, डिमोनेटाइजेशन का दाग जो है वो भी हल्के हो जाएंगे। तो वो तो जरूरी था, वो तो लाभ मिल रहा था। ये यहाँ पर जो है इतना बेनिफिट दिया जाना चाहिए प्रधानमंत्री को कि जानबूझ के शायद ना भी किया हो, लेकिन जिस दिशा में घटनाएं जा रही थी वो उनको लग रहा था कि इसको ऐसे ही चलने दो तो हमें लाभ होगा। लेकिन मूल प्रश्न वापस वहीं आता है कि जिम्मेवारी तो आज भी नहीं ठहराई गई जी। जो सत्यपाल मलिक ने प्रश्न उठाए हैं। एक भूमिका यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। अगर एयरक्राफ्ट मांगे गए थे जी, और बिल्कुल। ऐसे मसलों में एक देश के नागरिक होने के नाते, पत्रकार होने के नाते नहीं, मेरा ये सवाल है, एक देश के नागरिक होने के नाते हमारे जो बेशकीमती जवान है, इतना बड़ा जखीरा अगर वो सड़क मार्ग से नहीं जाता है तो फिर उस दिन क्यों गया? और एयरक्राफ्ट देने में अगर देरी हुई या फिर उस पर कोई फैसला लेने में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से देरी हुई तो राजनाथ सिंह की भी भूमिका सवालों के घेरे में है। ये तो सभी की भूमिका घेरे में आती है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा हट के ये बता दूं कि जरूरी नहीं कि बड़ी कॉन्वॉय जो है सड़क से नहीं जाती, वो जाती हैं जी। आर्मी की कॉन्वॉय जाती हैं, लेकिन जब ऐसे हालात हों, जब पता हो कि हालात ठीक नहीं है, उसमें जो है वो नहीं जाते, उसमें एयरक्राफ्ट मिलना चाहिए था जी। और वैसे भी जो है एक स्टैंडर्ड जो है ऑपरेशन है वहाँ का, जब से टेररिज्म वहाँ शुरू हुआ है जी, कि जवान जब छुट्टी भी आते हैं तो एक जवान जो है, सिपाही जो है, वो भी बाय एयर ट्रैवल कर सकता है। वो बाय एयर जो है, जहाँ पर भी उसके गांव के घर के आसपास जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है, वहाँ तक का टिकट जो है सरकार उसको देती है जी। तो जब इतना बड़ा कॉन्वॉय जा रही थी तो वो जहाज से क्यों नहीं जा सकती थी? जी, तो यानी कि इसमें जितने भी जुड़ी कड़ियां हैं उन सबके जो है भूमिकाओं पर सवाल उठते हैं। हाँ, सभी को जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए जी। अर्बन जी, एक और बहुत ही गंभीर सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जो कि सतपाल मलिक ने कहा है कि उन्हें नफरत नहीं है भ्रष्टाचार से। तो ये सीधे सीधे जो एक बीजेपी के जो मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे जो हैं, एक तो सुरक्षा, दूसरा हम आते हैं भ्रष्टाचार पर, ये बड़ा आघात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर। अब ये तो अभी पार्लियामेंट में जिस तरीके से डिबेट हुई थी अदानी पर जी, उसी से स्पष्ट हो गया था। एक आदमी को जो आप पे आरोप लगा रहा है कि पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जाता, स्विच ऑफ हो जाते हैं जी, माइक्रोफोन ऑफ होते हैं, इस बार आपने कहा कि अच्छा आप बोलो, और वो बोलते हैं और प्रश्न यही उठाते हैं कि फिर वो आदमी जो है ना, उसका इतने सालों में ऐसे ऐसे इस तरीके से उसकी जो है संपत्ति बढ़ी है, आप बता दीजिए कि वो कैसे कैसे हुआ, सच है या झूठ है वो जी। उसका जवाब देना तो दूर, आप वो पूरा भाषण ही जो है वो पार्लियामेंट से गायब कर देते हो। पार्लियामेंट से भाषण गायब कर दो, बड़ी बचकानी हरकत है। पार्लियामेंट से आपने गायब, रिकॉर्ड से गायब कर दिया, और उसके बाद नेचुरली आप जब जवाब देंगे तो आप तो जवाब उसी बात का देंगे ना जो पार्लियामेंट में रिकॉर्डेड है जी। वो रिकॉर्डेड ही नहीं है तो उसका प्रधानमंत्री ने जवाब क्या देना था? लेकिन इसलिए उस आड़ में उन्होंने जवाब नहीं दिया जी। लेकिन प्रश्न तो है वहां। और ये प्रश्न जम्मू कश्मीर से भी जुड़ा हुआ है, वो 300 करोड़ का जो मसला। हाँ, ये जम्मू कश्मीर में तो बड़ी हैरानी की बात यह है कि जम्मू में जो है ना, बहुत से लोग यह आरोप लगाते हैं कि जितना भ्रष्टाचार अब है उतना पहले कभी नहीं हुआ। कभी बातचीत मेरी होती है वहाँ जी, तो खुद जो है ये आरएसएस के लोग जो है वो भी थोड़ा परेशान है इस बात से, क्योंकि ये जो है ना, आप कश्मीरी और जम्मू हिंदू जो है इनको लड़ा के आप वोट तो हो सकता है कि ले लो, लेकिन समस्या का समाधान तो नहीं उससे होने वाला।
पर मैं ये यहाँ पे समझ नहीं पा रही, एक करप्शन है हाँ। और एक हिंदू मुस्लिम है। हाँ। तो ये करप्शन जो है ये बाहर से आए हुए लोग कर रहे हैं या फिर वहाँ पे आरोप जो ऐसा ही स्थानीय- है। जी। जो लोग हैं वहाँ पर वो उनका ये मानना है कि ये जो बाहर से अधिकारी आए हैं उनका कोई जो है ना कोई जो है इमोशनल अटैचमेंट जो है इस स्टेट से नहीं है। उनको भी पता है कि ये टेम्पररी है सारा काम, तो इसलिए वो जो कर सकते हैं वो करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन सतपाल मलिक का सीधा आरोप आरएसएस के जो है एक प्रमुख लीडर पर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी जी, अडानी जैसे बिल्कुल नाम जी, लिए गए, जी। तो इन लोगों की भूमिका पर सवाल है। और 300 करोड़ ऑफर सतपाल मलिक को किया गया, जी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे राज्य में जिस तरह से विकास के नाम पे या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो चीज़ें चल रही हैं, ये करप्शन का केंद्र आप भी मान रहे हैं कि ये है, तो आरएसएस की भूमिका भी यहाँ पर सवालों के घेरे में आती है। वो सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू में एक चीज़ तो बड़ी स्पष्ट बोल दी कि अगर उन्होंने कभी, राम माधव ने कभी कोई ये बात नहीं बोली तो वो ये बता दें कि सुबह 7 बजे जो है वो राजभवन में क्यों मिलने आए थे। सुबह 7 बजे तो ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि जो आप सरकारी सिलसिले में जो है किसी के पास आ जाओ, जब तक कि जो बुलाने वाला जो है खुद ना बुलाए, जी। राज्यपाल खुद ना बुलाए, आप खुद गए, इसका मतलब आपकी ही कोई गरज होगी कि आप गए वहां पर। जी। तो ये शंका का दायरा जो है वो तो बढ़ता ही है, उससे गहराता है। जी। अभी जो वर्तमान में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, इसे किस तरह से देख रहे हैं वहाँ पर? कौन सी इन्वेस्टमेंट आ रही है जम्मू कश्मीर में कौन सी? जो मनोज सिन्हा दावे करते हैं कि आई कहाँ, हमें तो नहीं दिखाई दी। जो किया भी है तो वो सेंटर ने किया है, जैसे एम्स आई है, IIT आया है, जी। ये तो सरकारी अदारे हैं, सरकारी इन्वेस्टमेंट है। कौन आएगा, क्यों आदमी जो है अपने पैसे जो है उसको रिस्क में डालेगा? और जम्मू है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पिछले दिनों इस तरह की खबर आई थी कि अडानी एंटरप्राइजेज ने वहाँ पर, मुझे अमाउंट याद नहीं आ रहा है, पर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। जब करेंगे तो देखेंगे। तो ये शगुफे छोड़े जा रहे हैं सर। अब ये तो वही बता सकते हैं जो छोड़ रहे हैं कि क्या है वो। एक सवाल सतपाल मलिक की भूमिका पर खुद भी उठता है कि जब विधानसभा भंग हुई, वहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने ये कहा था कि ये भी इंटरव्यू का ही एक पार्ट है, करण थापर के इंटरव्यू का, कि जब महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है और उन्हें जो है आमंत्रित किया जाए या फिर मौका दिया जाए, तो सतपाल मलिक ने मौका नहीं दिया और विधानसभा भंग कर दी कुछ ही घंटों में। और ये दलील दी गई कि फैक्स मशीन जो थी राजभवन की वो काम नहीं कर रही थी। इस पूरे प्रकरण को या फिर इस आरोप को सतपाल मलिक के किस तरह से देखते हैं आप? अब दोबारा मैं आपको ले चलता हूँ 20 जनवरी 1990, जिस दिन घाटी में जो है वो कश्मीरी पंडित जो है उनको समझ में आ गया कि भाई हमारा रहना यहाँ बड़ा कठिन है। वहाँ सारी रात जो है ना राजभवन में वो रिंग करते रहे। जगमोहन खुद अपने उसमें किताब में तो लिखते हैं कि मैं खुद अटेंड करता रहा, लेकिन जो करने वाले थे वो कहते हैं कि कोई नहीं उठाता था, फोन बजते रहते थे। या ये भी हो सकता है कि टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू जगमोहन जी, कि इतने ज़्यादा फोन्स थे कि लगातार बजे जा रहे थे सब। उस समय मोबाइल का ज़माना तो था नहीं जी, तो लैंडलाइन थी तो फ़ोन बजे जा रहे होंगे, सबको नहीं अटेंड कर पाते थे। बाद में ये भी पता नहीं चलता कि भाई कौन सा फ़ोन जो है किसका आया था, उसको वापस कर लें। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन ये है कि ये बहाने हैं। अब जो मर्जी बोले सत्यपाल मलिक, लेकिन ये नुमाइंदे तो सेंटर के थे। यानी ये तो मुझे भी हजम नहीं होता कि भाई आपको इतनी जल्दी क्या पड़ी थी। जी, एक दिन आप दे देते, देख लें ये क्या करते हैं। असेंबली है ना जी, अगर नहीं है बहुमत तो वो नहीं बनेगा। आप जो है ना एक दिन छोड़ के 2 दिन दे दो जी, क्योंकि हैं तो बेसिकली ये तीनों अलग हैं। कांग्रेस भी अलग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अलग है और पीडीपी भी एक अलग अपना वो रखता है वजूद, और इंटरेस्ट भी इनके क्लैश करते हैं। लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया, तो वो फैक्स मशीन
खराब हो गई वो तो मेरे गले से भी नहीं उतरती बात। सच तो ये है कि इन्होंने हटाना था। तो वहाँ पर सतपाल मलिक ने वही भूमिका निभाई जो केंद्र सरकार चाहती थी उनसे। हाँ बिल्कुल। वहाँ पर वो अपने संवैधानिक पद का जो है, जो अपनी जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन करते नहीं दिखते हैं। उन्होंने यानी कि अगर बिल्कुल टेक्निकली देखा जाए तो उन्होंने जो है ना वो सेंटर के एक एजेंट की भूमिका उस मामले में निभाई थी। जी। हरवंश जी, जब 370 हटाई गई जम्मू कश्मीर में और वो वहाँ पर राज्यपाल की भूमिका में थे और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें जानकारी ही नहीं थी, उन्हें सिर्फ बताया गया कि ऐसा हो गया है। ये संभव है क्योंकि अब जो है ना, अब हमारे पास सारे जो है घट जाने के बाद जो है ना चतुर बन सकते हैं और घटनाक्रम पीछे ले जाते हुए जोड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सच ये है कि ये जो है असेंबली का भंग होना, यहाँ से लेके 370 का हटाना जो है, हटाना भी नहीं है, उसे सस्पेंड किया गया है, हटी नहीं है वो। संविधान का अभी भी वो हिस्सा है, लेकिन वो सस्पेंडेड है, इनऑपरेटिव है वो। तो वो एक बहुत सोची समझी तरीके से जो है ना वो सब कुछ किया गया है। अब बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आता, लेकिन टेक्निकल बात ये है कि जो 370 आर्टिकल जब इनकॉर्पोरेट हुआ तो उसमें ये लिखा गया था कि सेंटर का कोई भी कानून जो है वो यहाँ तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक स्टेट की कॉन्करेंस जो है वो नहीं मिल जाती। कॉन्करेंस जो है बहुत ज़रूरी है कि वो भी माने जी। ये स्टेट असेंबली या स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑन बिहाफ ऑफ द असेंबली, स्टेट गवर्नमेंट जो बाद में आप असेंबली के फ्लोर पर उससे जो है रेटिफाई करवा सकती है जी। 370 ये नहीं हटा सकते। 370 हटाया कैसे गया? 370 हटाया गया 370 का ही इस्तेमाल करके। 370 का यही प्रावधान कि जो है सेंटर का कोई भी कानून जो है वो स्टेट पर लागू किया जा सकता है विद द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट। यस। तो स्टेट असेंबली आपने जो है भंग कर दी। स्टेट असेंबली नहीं है, सारी पावर्स जो हैं वो राज्यपाल के पास आ गई। यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो भी राज्यपाल के पास हैं जी। और राज्यपाल के पास पावर्स का मतलब है कि वो तो केंद्र के पास ही पावर्स हैं। बिल्कुल। राज्यपाल के पास पावर्स हैं। राज्यपाल जो है ना वही अब असेंबली है। तो सेंटर जो है राज्यपाल से पूछती है कि भाई हमने ये सस्पेंड करना है, ये लागू करना है, वो अपनी कॉन्करेंस दे देता है कि हाँ जी आप सस्पेंड करो। क्योंकि कानूनन वो असेंबली भी है, वो सरकार भी है जी, और वो केंद्र का नुमाइंदा भी है। बिल्कुल। तीनों ताकतें एक आदमी में हैं और वो आराम से जो है वो हटाई जा सकती है। अगर असेंबली भंग ना होती तो 370 नहीं हटाई जा सकती थी जी। तब असेंबली की कॉन्करेंस की जरूरत थी। इसलिए असेंबली का भंग होना जो है वो पहला कदम था। यानी सतपाल मलिक ने जो कहा है कि मुझे जानकारी नहीं उनको दी थी या नहीं थी, संभव है कि ना हो। कि पूरा जो है चाल जो है कि किस तरीके से ये सारी प्लानिंग की गई है ये उनको ना पता हो। ये सिर्फ जो है बड़े अच्छे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह से ये किया गया होगा। और बहुत से बीजेपी के जो है कानूनी विद्वान जो है वो कई सालों से लगे हुए हैं इस मुद्दे के पीछे जी। कि जो है इसको कैसे हटाया जाए। तो ये तरीका अब उनको नजर आया कि सेंटर में वो हैं, स्टेट असेंबली भंग करो और उस भंग की हुई असेंबली के दौरान अपनी पावर्स जो जितनी उनके पास वो थी पावर उस समय लोकसभा में वो आराम के साथ कर सकते थे, उन्होंने कर लिया। कोई चूं तक नहीं किया। 10 मिनट में सारा फैसला हो गया, संविधान उलट पलट गया। और वो 370 अभी भी वही है क्योंकि जो कुछ किया गया थ्रू 370 ही किया गया है वहाँ। कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ जी। यानी लीगली जो थे वो काफ़ी जो है एक सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड साउंड थे वो। और जो तमाम जो दल थे जो चुनौती देने पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में, जो भी था वो ये ना एक नैतिक बात रह जाती है जी। वो नैतिकता का प्रश्न हो सकता है।
और वो भी बड़ी सीधी चीज़ ये है कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि हमारे यहाँ का जो है कोर्ट्स का भी जो इतिहास है वो ये बताता है कि जब सेंटर स्ट्रांग होती है ना तो कोर्ट्स थोड़ा दबके रहते हैं, और जब सेंटर में कोalition गवर्नमेंट्स होती हैं, कमज़ोर सरकार होती है जी, तब कोर्ट हर मामले में दखल करना शुरू कर देता है और तब शायद संज्ञान भी लेना शुरू कर देती हैं अदालतें और जल्दी फैसला कर सकती हैं। अब जो है इतना वक्त गुजर चुका है, 4 साल हो जाएंगे इस साल जी, अब जो है उसको पलटना जो है वो नामुमकिन है, कहीं ना क्योंकि कहीं बहुत बड़ा बैकलैश जो है ना पूरी कंट्री में होगा। जी। ऐसे में ये सब जो चल रहा है अभी देश में, देश के भीतर, और सतपाल मलिक के जो स्टेटमेंट है, कांग्रेस इसको जिस तरह से पुश कर रही है, हालांकि राष्ट्रीय मीडिया या फिर जो प्रमुख देश के अखबार हैं वहाँ से ये नदारद दिखता है। ऐसे में पाकिस्तान की बातों को कहीं ना कहीं एक जो है आधार मिल रहा है और वो अपनी बातों को और पुख्ता तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। खासकर विदेश मंत्रालय की तरफ से, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया है कि ये साबित करता है सतपाल मलिक का स्टेटमेंट कि भारत जो है पाकिस्तान संचालित आतंकवाद का एक हवा जो है वो बनाता आया है, और यही वजह है कि वहाँ पर इसकी जो राजनीति है फल फूल रही है। नहीं, ये तो कोई दुनिया में कोई भी ताकत जो है ना इस बात को नहीं मानती है, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी देर से जो है ना 2001 के बाद, और ख़ास करके जो रही सही कसर थी वो 2011 में जब उसामा को वहाँ पाकिस्तान में जाके उन्होंने मारा, उससे ये स्पष्ट हो गया कि आतंकवादियों को संरक्षण कौन देता है। पाकिस्तान की आज फिनेंशियली हालत इतनी खस्ता हो चुकी है, पॉलिटिकली वो इतना खस्ता हो चुका है कि वो कुछ नहीं कर सकता। कश्मीर में उन्होंने अपने आतंकवादी भेज के देख लिए, उन्होंने जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान बहुत से लोग जो है वहाँ से वो यहाँ भेजे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे पॉलिटिक्स बदलती गई, पाकिस्तान की अपनी हालत ये है कि पाकिस्तान को खतरा ये है कि ये गिलगिती जो हैं जिनको हमने हथियार दे के ट्रेन कर लिया हुआ है गुरिल्ला वॉरफेयर में भी, आतंकवाद में भी, ये वापस आके सेपरेट गिलगित जो है उसकी मांग करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? वो खुद के लिए थ्रेट हो गया, उनके लिए थ्रेट हो गया। बलोची अलग उनके लिए थ्रेट है जी। तो पहले अब वो अपना घर तो संभाल लें। और दुनिया की कोई ताकत जो है ना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि भाई ये आतंकवाद जो है ना ये पाकिस्तान ने नहीं, इंडिया का अपना हुआ बनाया हुआ है जी। अब मैं सतपाल मलिक की जो खुद की एक छवि है उसके बारे में भी सवाल करना चाहूँगी। अब से पहले शायद पत्रकारिता के सर्कल में भी या फिर जो आम लोगों की भी ज़्यादातर नज़र में सतपाल मलिक कुछ भी कहते थे तो इतना प्रभावित नहीं करते थे, और वो 4 राज्यों के राज्यपाल रहे, अहम भूमिका रही उनकी। बीजेपी में भी जो है उनका जो तबका है वो अच्छा खासा रौबदार का रहा। खुद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी और अमित शाह के जो है करीबी सहयोगी रहे। तब उन्होंने इस तरह की जो भी कुछ हो रहा था तब उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं खड़े किए, और अब सवाल खड़े कर रहे हैं। तब ये सवाल थे सामने, तब तो ये सवाल भी नहीं थे। भ्रष्टाचार से ज़्यादा नफरत नहीं करते मोदी। हाँ, ये भी धीरे धीरे पता चला। ये तो धीरे धीरे अब लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई क्या बात है कि सिर्फ जो है ना ईडी और सीबीआई ये विरोधियों के लिए ही है, कोई बीजेपी का नेता जो है वो करप्ट नहीं है, हमें ये बताना चाहते हैं। जैसे पुलवामा को लेकर ही सवाल पूछने वाले पूछ रहे हैं कि सतपाल मलिक ने तब कोई जो है स्टेप क्यों नहीं उठाया जब पता था कि गलती हम अपनी गलती की वजह से है। वो तो जब आपका प्रधानमंत्री जो है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोलते हैं कि भाई आप अब चुप रहे इस समय, तो उस समय तो वो चुप हो गए। लेकिन ये बात तो तब भी बोलते रहे कि हमारी गलती थी, इससे तो कभी उन्होंने इनकार नहीं किया। अगर किसी ने प्रश्न पूछा, आप प्रश्न ही ना पूछें तो अपने आप कैसे बोलें? जी। क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसका एक जो है गूढ़ जो है विश्लेषण किया है, तो मैं आपके द्वारा ये समझना चाहती हूँ आप किस तरह से देखते हैं सतपाल मलिक को जम्मू कश्मीर के गवर्नर की भूमिका के रूप में? गवर्नर के तौर पर तो वो
ये कहना चाहिए कि लोगों को बड़े अच्छे तरीके से मानने थे, सभी स्वीकार करते थे जी। कश्मीरी भी उनसे नाराज नहीं थे और जम्मू वाले तो बिल्कुल ही नाराज नहीं थे उनसे। जहाँ तक संभव होता था, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए आदमी तो वो थे, लोगों की समस्याएं भी समझते थे, जहाँ तक संभव होता था वो उनकी समस्याओं जो है उनको सुलझाने का प्रयास भी करते थे, करते भी थे। तो वो वहाँ तक तो वो ठीक है। विवाद में तो वो आते हैं कि जब उन्होंने अपने विचार प्रकट करने शुरू किए पुलवामा के मामले। पुलवामा छोटी घटना नहीं है जी। पुलवामा ऐसी घटना है जिसमें 2 न्यूक्लियर कंट्रीज जो हैं, जिसकी वजह से वो आमने सामने खड़ी हो गई थी। और अमेरिका में भी एक खुलासा हुआ था, अमेरिका की तरफ से खुलासा किया गया था कि ये वो स्थिति बन गई थी जब भारत भी सोच रहा था परमाणु हमले को लेकर, हाँ, और पाकिस्तान की तरफ से, और अमेरिका ने पूरी सक्रिय भूमिका निभाकर इस स्थिति को, इस खतरे को टाला था। हाँ, क्योंकि जब आपके पास ये पाकिस्तान क्या मान के चल रहा था, पाकिस्तान ने जो है परमाणु बम बनाया क्यों था? वो इसीलिए बनाया था कि डेटरेंट है ये, कि अगर इंडिया चलाएगा तो हम भी चला सकते हैं, हम भी नुकसान कर सकते हैं जी। लेकिन जब इंडिया ने जो है हवाई हमला कर दिया तो ये तो वो उनकी तरह है, वो जो फ्लैश खेलने वालों की तरह, कि आपने जो है स्टेक्स रेज कर दिए कि 2 रुपए की चाल नहीं भाई, अब तो 10 रुपए की चाल है, या 10 रुपए की चाल चलो और फिर या शो करवाओ। तो पाकिस्तान की तो वो हालत हो गई थी तब जी, कि या तो वो यूज करता, और अगर हमने पहले हमला किया और हवाई हमला हमने किया, हमने तो कमाई उसी की खाई, उस हमले की जी, बहुमत में सरकार आई, तो वो जो है उस हमले की वजह से जो है हमको लाभ पहुंचा। हमने रिस्क लिया इतना बड़ा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इज इट वर्थ इट? 2008 से बड़ा बहाना हमारे पास नहीं था पाकिस्तान पर हमला करने का, जब मुंबई पर हमला हुआ था जी। वो बहुत बड़ा कारण था, हम कर सकते थे, किसी ने हमें क्रिटिसाइज नहीं करना था, किसी दुनिया की ताकत ने। लेकिन जिस तरीके से जो है सावधानी से, जिस तरीके से धैर्य से जो है हमने उस समस्या से निपटा, उससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि पाकिस्तान के लिए सिम्पथी जो है वो दुनिया में ख़त्म हो गई, जीरो हो गई जी। सिवाय चीन के उसका और कोई समर्थक नहीं रह गया तब से लेके अब तक। तो ये इन दोनों में से कौन सी नीति ज़्यादा कारगर है? अगर चुनावी तौर पे देखें तो ये जो है हमले वाली नीति जो है वो ज़्यादा कारगर थी, और लॉन्ग रन में देखें, या ये भी हम कह सकते हैं कि उस धैर्य की वजह से ये हमला किया जाना ही लॉजिकली अगला स्टेप था। क्योंकि कितनी देर तक जो है आप बर्दाश्त करते, कभी ना कभी तो आपका धैर्य टूटेगा, जवाब देगा जी। तो जस्टिफाई भी हम कर सकते हैं सरकार को बड़े अच्छे तरीके से कि वो जस्टिफाइड दे। 2008 के बाद भी अगर पाकिस्तान जो है वो नहीं माना तो फिर उससे सबक तो सिखाना था जी। अब मैं वर्तमान जम्मू कश्मीर, क्योंकि आपने 2021 तक की जो गतिविधियां हैं उस पर विश्लेषण किया है, मनोज सिन्हा की भूमिका किस तरह से देख रहे हैं? और जो आपने करप्शन की बात कही ये बहुत ही गंभीर है, और क्योंकि चुनाव की भी जो तैयारियां हैं कहीं ना कहीं जो है तेज़ हो गई हैं प्रदेश में, इस पूरी परिस्थिति को किस तरह से देख रहे हैं? अब ये तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हों और स्टेटहुड मिले। सिर्फ चुनाव ना हो, स्टेटहुड जो है वो भी ज़रूरी है। स्टेटहुड अगर जो है नहीं मिलती तो फिर तो जो भी चुनी हुई सरकार बनेगी उसका वही हाल होगा जो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार का है। तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा, वो तो राज तो वही होम मिनिस्ट्री करेगी उस पर। स्टेटहुड मिलती है, चुनाव होते हैं और अपनी सरकार बनती है, तो मनोज सिन्हा से तो छुटकारा होगा। मनोज सिन्हा का जो भी कार्यकाल अभी तक का रहा है उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? वो तो अपनी पार्टी के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, लेकिन वो वाकई वो अच्छा काम है या ना नहीं है, ये तो पार्टी वाले ही जो है आकलन करेंगे कि वाकई उनका लाभ हो रहा है या उनको कहीं
जैसे आपने अभी कहा कि सतपाल मलिक जो थे गवर्नर की भूमिका में, उन्होंने जो है एक अपना जो है प्रभाव छोड़ा, लोगों पर छोड़ा, आम लोगों से जो है एक कनेक्शन बनाया। नहीं है, मनोज सिन्हा में नहीं है वो बात। मनोज सिन्हा जो है, अभी मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। जम्मू प्रोविंस में 2 लेक्स हैं, कोई लगभग 1200 मीटर की हाइट पर। एक मानसर है और दूसरे का नाम है सनासर। सनासर के पास जो है ना बड़ा फ्लैट एरिया, एक मैदान मौजूद था जहाँ गांव के जो है ना बच्चे खेलते वेलते थे। इन्होंने अब वहाँ पर जो है वो बना दिया टूलिप गार्डन। जी, बहुत अच्छी बात है, टूलिप गार्डन बन गया। सड़क जो है सांबा से एक जो है बाईपास है, जम्मू को बाईपास करती हुई, वो वाया ऊधमपुर होके जो है वो श्रीनगर को रोड जाती है। उस रोड से थोड़ा सा हटके जो है ना कोई 1.5-2 किलोमीटर साइड पर ये सनासर है। सड़क की बहुत खस्ता हालत है। लोग मुझसे मैप देख के पूछते हैं, गूगल मैप देख के, यार हम श्रीनगर जा रहे हैं, इस रूट से निकलें क्या? तो मुझे मना करना पड़ता है कि भाई इस रूट से मत जाना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, सड़क बहुत ख़राब है। अब ये उसका उद्घाटन करने के हेलीकॉप्टर में बैठ के, इस आदमी को ये पता नहीं कि टूरिस्ट आप वहाँ बुला रहे हो, सड़क का नाम निशान नहीं है ढंग की सड़क का, आप हेलीकॉप्टर में जा रहे हो, आपको तो पता ही नहीं कि सड़क है भी है कि नहीं है, और है तो कैसी है वो। तो उनकी ये अप्रोच है, टोकनिज्म है, दिखाने के लिए और उसके बाद प्रचार करने के लिए कि जी हमने ये कर दिया। जी, ये सब के सब जो है बड़े खुश हैं आज कि जी बहुत टूरिस्ट, रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहा है। रिकॉर्ड टूरिस्ट तो हर साल ही वहाँ आता है, हर साल ही पिछले साल का रिकॉर्ड वहाँ टूटता है। एक क्योंकि समय बहुत ही कम शेष रह गया है, तो कश्मीरी पंडितों की स्थिति पर मैं चाहूँगी कि इस संक्षिप्त में कुछ आप कहें कि उनकी स्थिति किस तरह से पाते हैं आप? अब वो तो वही बता सकते हैं कि वो कैसा देखते हैं अपने आप को, लेकिन पुनर्वास तो कहीं भी जो है वो संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। जब आप अपना घर छोड़ के जो है चले जाते हो एक बार जी, और ख़ास करके जो माइनॉरिटी जो है कहीं से जाती है तो वापस नहीं लौटती। वापस लौट के जब नहीं भी गए हों तो केवल उस परिस्थिति में वो वहाँ जुड़ के रह सकते हैं जब वो अपने आप को मान के चलें कि हमें जो है इनके साथ जो बहुमत वाले लोग जो हैं, बहुसंख्यक लोग, उनके साथ मिल के चलना है। जो उनकी समस्याएं हैं वही हमारी समस्याएं, समस्याएं तो कॉमन है। कश्मीरी पंडित का खान पैन, रस्म रिवाज, हर एक चीज़ जो है वो तो पंडितों की और मुसलमानों की एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है उसमें। सदियों से यही चला आ रहा है। आप इंडिया में कहीं और बता दोगे जहां उनका खान पान या रहन सहन जो है एक जैसा हो, रिवाज एक जैसे हो, सब अलग अलग हैं, वही है ऐसा। वो वहां से जब आप निकल के आ जाते हो तो आपका दिल तो हमेशा ललचाता है कि हम जाएं। जी, हम भी विस्थापित हैं, हम सब लोग जो है अपने अपने घरों से छोड़ के चंडीगढ़ में, दिल्ली में या इधर उधर कहीं बसे हुए हैं करियर के चक्रों में। फिर बच्चे इन शहरों में रह के पलते बढ़ते हैं, वो अपना जो है घोंसला पता नहीं कहाँ जाके बनाते हैं। हम भी अपने घर से जुड़े हुए हैं, लेकिन घर की याद तो हमें आती है। पर ये टीस रहेगी कि वहाँ पर पुनर्वास नहीं हो सकता। टीस तो रहेगी। इतनी सुंदर जगह, जितना अच्छा माहौल, आप जो है ना खाना वही की वही रेसिपी ला के जो है ना लंदन में भी बैठ के बना लो, जहाँ मर्जी बना लो, लेकिन जो टेस्ट वहाँ के पानी में आएगा। पर क्या आप मानते हैं कि आतंकवाद के साथ साथ राजनीति ने भी उस जगह की जो अमन और सुकून है उसको बर्बाद किया? बिल्कुल किया है जी। राजनीति जो है उसने तो लंबे समय तक तो सभी जो है उसमें से अपना अपना हित जो देखते रहे कि वो कैसे जो है हम भी अपने वोट बटोरे यहाँ से, वो फिशिंग करते रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरबंस जी कि इतने विस्तार से और जम्मू कश्मीर को हमें समझने में आपने मदद की, और पुलवामा को लेकर जो इस वक्त काफ़ी एक राजनीति गरमाई हुई है इसे भी, और सतपाल मलिक की खुद की छवि और उनकी भूमिका जम्मू कश्मीर के गवर्नर के रूप में क्या रही, इसे भी हमें समझ पाने में मदद मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चर्चा द ट्रुथ के इस सफ़र में आपका साथ और प्रोत्साहन हम तक लगातार आपका पहुंच रहा है। इसलिए फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर, और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे हर दिन आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।